देखिए 3D रेफरेंस के बारे में हमने ये बताया था कि एक ऐसा रेफरेंस होता है जब हम फंक्शन या फॉर्मूला तो कहीं और लगाते हैं, कहीं और का मतलब किसी और शीट में लगा रहे हैं, और जो रेफरेंस ले रहे हैं, जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, वो रेफरेंस किसी दूसरी शीट से है। जैसे कि हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम एक्सपेंसेस यहाँ निकालना चाहते थे, एक्सपेंसेस निकालने हैं एक ऐसी शीट में जिसका नाम है शीट 1, इस शीट में हमें एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो एक्सपेंसेस करने हैं, मान लीजिए हमें करना है सैलरी का एक्सपेंस, तो हमने कहा इज इक्वल टू सम। अब सैलरी, वो सैलरी कहाँ है, वो सैलरी सैलरी वाली शीट में है, मतलब कैलकुलेशन तो यहाँ परफॉर्म हो रही है, फंक्शन यहाँ लग रहा है, लेकिन जो रेंज या रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो सेम शीट में नहीं। अगर सेम शीट में होता तो ऐसे सिलेक्ट कर लेते, तो ये रिलेटिव ही रहता। लेकिन अब क्या है कि वो रेफरेंस कहीं और से लाना है, किसी दूसरी शीट से लाना है। तो किसी दूसरी शीट में आप जाएंगे और जो भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है, जितना भी एरिया आपको सिलेक्ट करना हो उतना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे और फिर सीधे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मतलब कहीं क्लिक नहीं करना है, क्योंकि क्लिक कर देंगे तो रेफरेंस गलत हो जाएगा। अगर कहीं क्लिक करना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक जगह है जहां आप क्लिक कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे आप क्लिक करिए क्योंकि वहां वो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा कि टोटल आया है। टोटल किस चीज का है, तो बता रहा है सैलरी, फिर अपोस्ट्रोफी का मार्क लगा हुआ, सॉरी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, और फिर एक रेंज है L2:L9। इसका मतलब ये है कि सैलरी शीट से L2 से लेकर के L9 तक की वैल्यूज को ऐड किया गया है। तो ऐसा रेफरेंस जिसमें कि आप किसी दूसरी शीट से अपना रेफरेंस यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, वो रेफरेंस आपका 3D रेफरेंस कहलाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बता दीजिए। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बता दूंगी मैं आज, पहले अभी जो चीज करानी है वो करा दूं, फिर मैं आपको सॉर्टिंग फिल्टरिंग बता दूंगी, दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। चलिए तो फिर आज का हम अपना ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन अगला यूज करने जा रहे हैं एक्सेल का, जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं एक ऐसा टूल है एक्सेल का जो एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हेल्प करता है। आप ऑलरेडी डेटा फीड कर चुके हैं, शायद आप कैलकुलेशंस भी कर चुके हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, उस डेटा को एनालाइज करना है। और एनालिसिस में दो एक चीजें आपको करनी है। इस तरीके का काम करने के लिए आप व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं। एक्सेल आपको दो तरीके के व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स देता है, एक है आपका गोल सीक और दूसरा है आपका सिनेरियोस। ये दोनों व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स कहलाते हैं। और व्हाट इफ एनालिसिस टूल का मतलब ही है ऐसा टूल जिसमें हम इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या हो यदि, मतलब आपने ऑलरेडी कहीं भी अपना डेटा फीड करके रखा है, कैलकुलेशन कर रखी है, लेकिन अब आप कैलकुलेशन में कोई अपडेशन करना चाहते हैं, यानी जो आउटपुट आपको मिला है, जो रिजल्ट आपको मिला है, उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर वैल्यूज में आप चेंज करते हैं तो रिजल्ट अपडेट होता है। आपको पता है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं ये तो लिखा और टोटल भी किया, तो आपको पता है कि ये रिजल्ट है, और रिजल्ट किस पे बेस्ड है, इन तीनों में से किसी भी एक, मतलब तीनों सेल्स पे बेस्ड है। अब अगर इनमें हम कोई भी चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट अपडेट होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, उसको आपको कुछ करना नहीं है। चाहे आप वैल्यू बढ़ाएं, चाहे आप वैल्यू घटाएं, कुछ भी करें, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, जिसके लिए वर्ड हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होता है। लेकिन इसी तरह से कभी कभी हमें ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि हमें रिजल्ट को चेंज करना हो। तो जब रिजल्ट चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमें फिर इनमें से भी कहीं एक जगह चेंज करना होगा, मतलब इनमें से किसी एक वैल्यू को भी अपडेट करना होगा। तो अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर कैलकुलेटेड आउटपुट को, फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू जो कैलकुलेशन आपने परफॉर्म की है, उस आउटपुट में आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज रिजल्ट की वैल्यू को बढ़ा के या घटा के किया जा सकता है। तो जो भी चेंज आप रिजल्ट में करना चाहते हैं, उस चेंज का रिफ्लेक्शन रेफरेंस के लिए यूज की गई जितनी भी वैल्यूज हैं फंक्शन में, फॉर्मूला में यूज जितनी भी वैल्यूज को किया गया है, उनमें से किसी एक सेल पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टूल आपको हेल्प करता है, उस टूल का नाम है गोल सीक।
दो तीन बातें बहुत ध्यान रखनी होंगी आपको गोल सीक के लिए, कि पहली चीज, गोल सीक आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है, फंक्शन है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। कल मैंने सिलेबस देखा तो काफी ज्यादा फंक्शंस हमने किए। इनफैक्ट आपके सिलेबस में तो 4 ही 5 फंक्शंस हैं, बट स्टिल दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो हमने फॉर्मूला फंक्शन यूज करके इतना तो अच्छे से सीख लिया कि कैसे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, पर गोल सीक का काम कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी नहीं है। गोल सीक को आप तब यूज करते हैं जब कैलकुलेटेड आउटपुट में आप कोई चेंज कर रहे हैं और उस चेंज का प्रभाव फंक्शन में यूज की गई वैल्यूज में से किसी एक सेल पे करना है, तभी आप गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपको एक चीज तो ये पता चली कि ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि गोल सीक किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला सेल पे ही अप्लाई हो सकता है। एक नॉर्मल सेल पे, मतलब जहां कुछ भी नंबर लिखे, इन सेल्स पे आप इनमें से किसी भी एक सेल पर आप गोल सीक नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल सेल्स हैं जिनमें डेटा फीडेड है, नंबर्स लिखे हैं, लेकिन इस सेल पे गोल सीक अप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है। तो गोल सीक का ऑप्शन फॉर्मूला या फंक्शन में ही यूज किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने अपने एम्प्लॉइज हैं जिनके कुछ नेम्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ABCDE, 5 एम्प्लॉइज हैं, और इन्होंने 3 क्वार्टर में सेल की, Q1 पे सेल की, Q2 में सेल की, Q3 में सेल की। ठीक है, और कुछ भी हम फिगर यहां लिख दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, देन सेकेंड क्वार्टर की सेल है, ऐसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमने लिख दी, और यहां पर हमने निकाली टोटल सेल। आप सभी को पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं कि कैसे निकाली। और यहां पर आपने निकाला सेल का परसेंट, कि कितने परसेंट सेल किया है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो टारगेट है, टारगेट था, मान लीजिए टारगेट हमने दे दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए का, पूरे साल का टारगेट था 1 लाख रुपए। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टारगेट सेल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, अब सबकी सेल का परसेंट। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये आपको यहाँ पर सेल का परसेंट मिल जा रहा है। आपको परसेंट फॉर्मेट में निकला है तो परसेंट फॉर्मेट में लिख लीजिए। ये आपको यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एरर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर F188 लिखा है। अब अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर जब इसे खोलेंगे तो देखिए रेफरेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, सबको एक ही सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ग्रीन वाली सेल को हम F4 करके एब्सोल्यूट कर लेंगे और तब हम इसे यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो सबकी सेल का परसेंट आ गया। अब मान लीजिए ये कहा गया कि भाई जिसने भी 60% से कम सेल की है वो तो उसे तो कंपनी से निकाल देना, सपोज ऐसा कहा गया। अब 60% से कम किसने सेल की है, इस बंदे ने सेल की है, ठीक है, बी नाम के एम्प्लॉय ने। अब ऐसी सिचुएशन आई, और वैसे ओवरऑल बी नाम का एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा है, काफी हार्ड वर्किंग है, बड़ा ही मतलब कोर्टियस है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस बार हो सकता है ऐसा कुछ रीजन रहा कि वो उतनी सेल नहीं कर पाया कि वो हमारी मिनिमम जो सेल वैल्यू है उसे मीट करे, और मिनिमम सेल वैल्यू थी 60%। तो हमें ये पहले से अगर ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 60% से जिन लोगों ने कम सेल किया उनको टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए और उनको बोलिए वो रिजाइन करें और उनकी छुट्टी कर दीजिए। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक डिलेमा में फंसे हुए हैं। हमें ये परेशानी है कि हम बी नाम के एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहते, लेकिन अब सामने फिगर्स हैं हमारी, और हम ये थोड़ा सा चाहते हैं कि मैनिपुलेट कर लें। 5% की तो बात है, ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ बहुत ही कम सेल की है, सिर्फ 5% की वजह से उसे कंपनी से निकाला जाएगा, जबकि ओवरऑल वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय रहा है, लास्ट सेशंस में भी उसने काफी अच्छी सेल की है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हैं
कि हम इसको, अब ये देखा कि सबसे पहले क्वार्टर में ही सेल इसकी सबसे कम है, तो हमने कहा ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन कर देते हैं, कुछ भी ऐसा करें कि इसकी सेल 60% हो जाए। अब इसकी सेल 60% हो जाए तो ये नॉर्मल वैल्यू तो थी नहीं कि टाइप कर देते 60%, ये तो कैलकुलेटेड आउटपुट है जिसके लिए यहां से इनको और इनको यूज किया गया है इन सेल्स को। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसकी परसेंटेज जो है सेल की वो 60% हो। इसका मतलब Q1, Q2 या Q3 इन तीन में से किसी एक क्वार्टर की सेल बढ़ाई जाए। अब सेल बढ़ानी है तो ये पता है कि तीनों में सबसे कम है, उसी की सेल बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां कितना अमाउंट बढ़ा दें कि इसकी सेल 60% हो, ऐसा हम करना चाहते हैं। तो एक्चुअली रिजल्ट यानी कैलकुलेशन कहाँ अप्लाई की गई है, यहाँ अप्लाई की गई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सेल की 60% करने पर, यहाँ 60% करने पर इस सेल में कितनी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। जब भी आपको ऐसा करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गोल सीक टूल का यूज करेंगे। क्या हो, यहां क्या हो यदि इसे 60% कर दिया जाए, what value should be here if I make it 60%। ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस का जो प्रोसीजर है। और अब हम इसके लिए गोल सीक का यूज करेंगे। कोई रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमने अपना वैल्यू अपडेट करना है, जिसको 60% करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, आपको आना होगा डेटा टैब में। आपके जितने भी टैब्स बने होते हैं वहां पर एक डेटा टैब होता है, और डेटा टैब पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप ही मिलता है जिसका नाम है डेटा टूल्स। और डेटा टूल्स में सबसे लास्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। आप क्लिक करें यहाँ पे, और क्लिक करने पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है गोल सीक। गोल सीक का ये ऑप्शन आपसे 3 सवाल करता है, तीनों सवालों के आपको जवाब देने होते हैं, और जब आप जवाब देते हैं तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्लिक करिए यहाँ पर। पहला सवाल सेट सेल, यानी पूछ रहा है किस सेल को सेट करें, टू वैल्यू कितनी वैल्यू पे सेट करें, बाय चेंजिंग सेल किस सेल में चेंज करें। तो पहली क्वेश्चन जो है सेट सेल, किस सेल को सेट करना है, तो इसमें अपने आप ही देखिए रेफरेंस दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सेल सिलेक्ट है तो बता रहा है कि भाई इस सेल को सेट करना है। कितने पे सेट करना है, आपको सेट करना है 60% पर। तो वो फिगर आपको यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करनी पड़ेगी कि इसको 60% कीजिए। और चेंज कहाँ कीजिए, तो चेंज किसमें करना है, इस सेल में चेंज करना है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं ओके कैंसिल कुछ नहीं करना है, इसमें रखिए और यहाँ क्लिक करिए और इसके बाद कहिए ओके। जैसे ही आप ओके कहते हैं तो देखिए अगर आपको मैसेज यहाँ पर पढ़ना है, अगर लिखा है गोल सीकिंग विद सेल दिस फाउंड अ सॉल्यूशन, यानी इस सेल को गोल सीक करने पर सॉल्यूशन मिल गया, और टारगेट वैल्यू करंट वैल्यू से मैच कर रही है, 0.6 का मतलब 60% ही है, तो इसका मतलब काम हो गया। और ओके करेंगे तो देखिए ये 60% हो गया, और ये 60% हुआ तो यहाँ देखिए अपने आप ही वैल्यू अपडेट हो गई। तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, ये अपने आप 20,000 हुआ, ये 20,000 हुआ, तो ये 60,000 अपने आप हो गया, और अकॉर्डिंगली ये तो आपने चेंज किया ही था। तो अभी तक आप क्या करते थे कि इधर की वैल्यू में चेंज करके यहां आपने कुछ चेंज किया, जैसे यहां हमने दे दिया मान लीजिए 14,000, तो 65,500 से 59,500 बन गया, और परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। तो यहां तो आप ऐसे करके काम कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब आप फंक्शन में या फॉर्मूला में चेंज कर रहे हैं और उस चेंज को अपडेट कर रहे हैं फंक्शन के लिए यूज किए गए रेफरेंस में से किसी एक सेल में। तो 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है गोल सीक को लेकर के, वो क्या है, पहली तो ये कि गोल सीक ऑप्शन किसी फॉर्मूला या फंक्शन सेल में ही यूज हो सकता है, एक नॉर्मल सेल में नहीं यूज हो सकता। दूसरा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि इसका इस्तेमाल करके किसी एक सेल में ही आप अपडेशन कर सकते हैं, एक से ज्यादा सेल में नहीं। कि जैसे आपने कहा होता कि थोड़ी सी सेल Q1 की बढ़ा दीजिए, थोड़ी Q2 की बढ़ाइए, नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद गोल सीकिंग। वो आपको अपडेशन करने में परमिशन तो देता है, लेकिन वो परमिशन सिर्फ एक सेल में अपडेशन की होती है। कभी भी यदि जिंदगी में आपको चाहिए कि नहीं एक से ज्यादा जगह पर चेंज करना है, तो गोल सीक से ये काम नहीं होगा। फिर इसके लिए एक और टूल मिलता है आपको एक्सेल में, और उस टूल का नाम है सॉल्वर। एक सॉल्वर टूल होता है, उसके थ्रू काम करते हैं, जिसके के लिए आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए, आनी चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल गोल सीक में इतना ही होता है।
तो जब भी कभी रिजल्ट को अपडेट करना है और रिजल्ट के अपडेशन का रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के लिए यूज की गई किसी एक सेल पे करना है, आप गोल सीक से ये काम करते हैं। अब इसी चीज को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मार्क्स वाली शीट हमारी बनी हुई थी, बहुत से बच्चों के हमने यहाँ पे मार्क्स दिए हुए, सब कुछ है। एक बच्चा मान लीजिए यहाँ पर जो है बहुत कम नंबरों से हमारा एक बच्चा जो है फेल हो रहा है, मान लीजिए इस बच्चे के 49% है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा 1% से फेल हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि फेल हो, क्योंकि अगर एज अ टीचर हम देखें तो हमारा भी रिकॉर्ड खराब हो रहा है कि हम हमारे क्लास में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो हमारी भी परफॉर्मेंस पे आएगा कि भाई आप कैसा पढ़ा रहे हो। तो हम कह रहे हैं और 1% से बच्चा फेल हो रहा है, या कह दिया गया कि जो बच्चे 1% से फेल हो रहे हैं, जिनके 49% है, उनके 1% जो है बढ़ा दीजिएगा और 50% उन्हें कर दीजिएगा, उन्हें पासिंग परसेंट में ला दीजिएगा। अब हमने देखा कि अगर इसे 50% करना है तो इनमें से किस में नंबर बढ़ाए जाएं। वैसे तो आपकी मर्जी, आप किसी में भी मार्क्स बढ़ाइए, किसी एक सब्जेक्ट में बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने कहा सबसे कम किस सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट 5 में इस बच्चे के सबसे कम नंबर है, तो इसमें कितने नंबर बढ़ा दिए जाएं कि इस बच्चे को 50% मिले। तो इसके लिए आपको कहना क्या है, ये नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे इस बच्चे की परसेंटेज यदि 50% करनी है तो यहां कितने मार्क्स बढ़ा दिए जाएं। क्या हो यहां यदि इसकी वैल्यू करनी हो 50%, तो इसी सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर से एक बार गोल सीक में आइए, सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एड्रेस है, आप यहाँ पर परसेंटेज दे दीजिए कि भाई कितनी परसेंट करनी है, 50%। फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। नंबर कहाँ बढ़ाने हैं, नंबर इस सेल में बढ़ाने हैं, और ओके। और ये देखिए, सॉरी कैंसिल कर दिया, यहाँ आएंगे, यहाँ कहेंगे 50%, और यहाँ पर अपनी सेल को सिलेक्ट करेंगे, किसके मार्क्स बढ़ाइए, इसके बढ़ाइए, ओके कीजिए। देखिए फाउंड अ सॉल्यूशन, ओके, और ये देखिए अपने आप 40 से 45 हो गए। ऐसे क्या था, अगर ये चीज आप यहाँ से नहीं करते तो आप गेस करते, गेस कर करके काम करते। अच्छा चलो 41 कर देते हैं, नहीं बढ़े, चलिए 42 करते हैं, अभी भी नहीं बढ़े, 41 वाले को 42 कर देते हैं, 43 करते हैं, ऐसे करके मतलब आप गेस वर्क कर रहे होते और काम करने में इतनी मेहनत करते। पर ये मैनुअल करने से आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने 2 जगह थोड़े थोड़े नंबर बढ़ा लिए, लेकिन ऐसे क्या था, आपने एक ही जगह पर नंबर बढ़ाए और बहुत ही कम समय में बिना कोई गेस मारे काम खत्म कर दिया। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप गोल सीक टूल का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि कभी भी एक्सेल की बात अगर आपके इंटरव्यू के लिए होती है तो वहां पर तो सवाल ही यही फेंके जाते हैं सामने, गोल सीक, सिनेरियो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब के लिए काम आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि गोल सीक क्या होता है। तो ये हो गया आपका गोल सीक। अगला ऑप्शन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगला एक और व्हाट इफ एनालिसिस टूल है हमारा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका सिनेरियोज। सिनेरियोज एक ऐसा ऑप्शन है जिस शब्द का नाम ही बना है सीन से, सीन जिसको हिंदी में हम दृश्य कहते हैं। एक्चुअली कोई भी सीन जब हम देख रहे होते हैं, विजन में जब हमारे कोई सीन आता है हमारी आंखों के आगे, तो जब तक वो सीन आप देख रहे होते हैं तब तक आप कुछ और नहीं देख सकते। ये हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि एक बार जिस चीज को देख रहे हैं तो उसी चीज को देख रहे हैं। क्या ऐसा कभी संभव है कि आप एक साथ 2 चीजों को देख सकें, कि मान लीजिए आप व्हाइट बोर्ड की तरफ भी देख रहे हैं या अभी फिलहाल आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और उसी समय पर आपसे अगर कोई बात कर रहा है घर में तो आप उनकी तरफ भी देख रहे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप घर में अपने पेरेंट्स या किसी से कोई आपसे कुछ कहने आया है तो आप उन्हीं की तरफ देख रहे होंगे, तो स्क्रीन से आप डाइवर्ट हो जाएंगे। और अगर आप स्क्रीन पे तरफ देखे देखे उनसे बात कर रहे हैं तो आप स्क्रीन ही देख रहे हैं, देख उनकी तरफ नहीं रहे, क्योंकि ये नॉर्मल एक हमारी बॉडी की टेंडेंसी है और हमारी लिमिटेशन है कि एट अ टाइम एक ही सीन हम देख सकते हैं। मूवीज में भी जब आप सीन्स देखते हैं तो एक बार में एक सीन दिख रहा होता है, जैसे ही नया सीन आता है पुराना सीन आंखों के आगे से हट जाता है, एक समय पर 2 सीन आप एक साथ नहीं देख रहे होते। अब एक्सेल की शीट में भी सीन का क्या लेना देना है? वैसे तो देखिए हमारा डेटा जो फीड होता है, जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो टेबल्स बनती हैं, वो हमारी अपनी मर्जी से बनती है और काम करने का तरीका हमारा खुद का होता है, यानी जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं या जो पैटर्न हमें दे दिया जाता है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि काम कुछ ऐसे किया जाए कि हमारी शीट बहुत नीट एंड टाइडी लगे, मतलब
गंदी ना लगे, बहुत भरी भरी ना लगे, और इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ना दिखाई दे स्क्रीन पे कि देखते ही आपको उसे घबराहट होने लग जाए। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करें, पर कुछ ऐसा करें कि आप डेटा फीड करें एक ही जगह पर, लेकिन कुछ इस तरह से फीड करें कि मंथ वाइज या जैसे भी आप देखना चाहें तो उसी जगह पर आप अलग अलग मंथ का डेटा फीड कर दें, पर आप जब देखना चाहें तो जिस मंथ का देखना है डेटा उसी मंथ का डेटा आप देख सकें। यानी मंथली डेटा को आप सीन के रूप में फीड करें, और जब जिस मंथ का सीन देखना हो उस मंथ के सीन को देखने के लिए कमांड अप्लाई कर दें। तो इस तरीके के काम के लिए सिनेरियोज ऑप्शन यूज किया जाता है। सिनेरियोज एक ऐसा ऑप्शन है जो एक ही रेंज में मल्टीपल डेटा को फीड करने में या एक सेल में मल्टीपल डेटा को फीड करने में आपकी हेल्प करता है। और खास बात यह है कि इसमें जिस टाइप का डेटा आपको देखना है उस टाइप का डेटा ही अपनी आंखों के सामने आप रख सकते हैं सीन के फॉर्म में। क्योंकि नॉर्मली तो देखिए ऐसा पॉसिबल है नहीं, आपको शुरू से डे वन से ही बात बताई जा रही है कि भाई जो सेल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी ही होती है कि अगर आप यहाँ पर सेल फीड कर रहे हैं सपोज, और आपने पहले महीने की सेल एम्प्लॉय की फीड करी, तो अगर यहीं पर आपको कह दिया जाए कि दूसरे महीने की 5,000 भी फीड कर दो तो पुरानी सेल चली जाएगी। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि पहले मंथ के साथ दूसरे मंथ की सेल भी आप डाल दें, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा कह ही दिया जाए कि नहीं आपको ऐसा करना है तो क्या करेंगे, जैसे यहां से कह दिया जाए आपसे कि जनवरी से लेकर के जून 6 महीने की सेल आप फीड कीजिए, तो आप एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते थे कि भाई 5,000 है, फिर एक स्पेस देकर के 25,000, दूसरी तीसरी सेल, फिर चौथी सेल, फिर पांचवी सेल और छठे महीने की सेल, कुछ इस तरह से आप फीड कर दें। और जब आप ऐसे सेल फीड करेंगे तो आपको पूरी की पूरी सेल दिख रही होगी। अब अगर आपसे कोई कहते हैं जरा मार्च की सेल बताइए, तो आप गिन के बताएंगे मार्च मतलब तीसरा महीना, अच्छा 30,000 है सेल। जून की बताइए, अच्छा 22,000 है। क्यों? क्योंकि अब ये तो 6 ही महीने की, अगर ऐसे 12 महीने की होती तो क्या करते, तो 12 सेल लिखते और फिर गिन गिन के महीना बता रहे होते कि छठे महीने की देखनी है कि 8वें महीने की देखनी है कि 10वें महीने की देखनी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने है। चाहते हम ये हैं कि 6 महीने की सेल जो है फीड इसी सेल में हो, एक ही सेल में, एक ही 6 मंथ्स की सेल एक ही सेल के अंदर फीड करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे कि जिस मंथ की सेल देखना चाहें वही सेल दिखाई दे, बाकी ना दिखाई दे। ऐसी सिचुएशन में सिनेरियोज नाम का ऑप्शन हमारी हेल्प करता है। सिनेरियो का एडवांटेज एक और ये भी होता है कि जो डेटा आप सिनेरियो के लिए यूज करते हैं उसकी वो समरी एक अलग से शीट में बना करके भी आपको दे देता है, जिससे कि आप पूरा का पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं इजीली। अब ये काम कैसे करते हैं इस चीज को हम यहाँ देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख दिए और सेल नाम का एक कॉलम बनाया है जिसमें जनवरी से लेकर के जून तक की सेल हम फीड करना चाहते हैं, 6 महीने की सेल। सबसे पहले जिस एरिया पे सिनेरियोज बनाने हैं उस एरिया को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन पे आए और यहाँ पहला ही ऑप्शन मिल रहा है सिनेरियो मैनेजर। आप यहां पर जब आएंगे तो देखिए विंडो मिलेगी और लिखा है नो सिनेरियोज डिफाइंड, मतलब अभी तक कोई सिनेरियो आपने बनाया नहीं है। चूज एड टू एड सिनेरियोज, नया सिनेरियो क्रिएट करना है तो एड ऑप्शन पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछेगा कि सिनेरियो को आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो वो हमारी मर्जी है, तो हमने लिख दिया जैन सेल यानी जनवरी की सेल। नाम आप कुछ भी लिखें वो आपकी मर्जी है, लिखते ऐसा है जिससे रिलेटेड होता है डेटा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है चेंजिंग सेल, यदि यहाँ क्लिक करें तो देखिए ये पूरी रेंज ले रहा है। कभी अगर गलती से आप मान लीजिए रेंज सिलेक्ट करना भूल गए होते, नहीं ध्यान दिया होता आपने कि सिलेक्ट करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ आए थे और यहाँ आए थे, ऐड किया था और लिखा था जैन सेल, तो इसके बाद जब आप यहाँ थे तब आपको क्या कर लेना था, तब आप ये रेंज सिलेक्ट कर सकते थे। क्योंकि हम पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं इसलिए वो रेंज अपने आप ही दिखाता है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि कमेंट में, तो अभी तो कमेंट कुछ और लिखा हुआ है पहले से जो बना हुआ है, आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का कमेंट भी डाल सकते हैं। क्या कमेंट देना चाहते हैं? सेल ऑफ जनवरी, जो भी मर्जी हो। इसको लिखने के बाद हम क्या कह देंगे, ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करते ही
जो सेल्स थी, ये देखिए इतनी सेल्स थी, ये सब अलग अलग दिखने लगी यहाँ पर आपको। और ये अलग अलग इसीलिए दिख रही है क्योंकि वो कह रहा है अब आपसे कि इनकी वैल्यू यहाँ डालिए, यहाँ क्लिक करिए और इनकी वैल्यू डालिए। तो मान लीजिए हमने बहुत छोटी छोटी वैल्यू, हम सिंपल वैल्यू डाल दे रहे हैं ताकि पहचान सकें हम। 1 टैब टैब से ऐसे हमने सारी वैल्यूज डाल दी। जब सारी वैल्यूज डाल दी, मतलब ए की सेल जनवरी की, बी की, सी की, ऐसे सबकी डाल दी है, उसके बाद हम ओके कर सकते हैं। ओके करने पर ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। पर फिलहाल हम ये चाहते थे कि ये तो क्रिएट हो, अभी हमें जनवरी के जैसा हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी और सिनेरियोज भी बनाने हैं। तो इतना करने के बाद ओके करने के बजाय क्या कह देंगे, ऐड, क्योंकि अभी हमें नया सिनेरियो ऐड करना है। तो ऐड किया, फिर वही विंडो खुलेगी, फिर आपको क्या नेम देना है वो दीजिए। फिर रेंज पूछ रहा है, रेंज बदलनी तो नहीं है, नहीं भैया नहीं बदलनी है, यही रेंज रखनी है। और कमेंट में क्या डालना है, फरवरी सेल डालना, डालिए तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ओके करिए, फिर आपके सामने वैल्यूज वही सेल एड्रेसेस खुल गए और आप इनके अंदर वैल्यू फीड करेंगे। फिर ऐड, फिर क्या देना है, मार्च सेल, फिर सेम रेंज पर देना है यहाँ पर ऐसे। और हमने कहा कुछ नहीं करना हमें, तो यहाँ कमेंट नहीं डालना था, कमेंट नहीं डाला, और यहाँ पर 3 ऐसे कर दिया। फिर मार्च के बाद हमें देना है अप्रैल का, तो ATR से फिर किस रेंज पे, सेम रेंज पर, ओके, और यहाँ पर इस तरह से वैल्यू डाल देंगे। फिर ऐड, अभी मई सेल, ओके, और अगली वैल्यूज दे दी। फिर लास्ट सिनेरियो है जून सेल, और ओके, और जो भी वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी है। इस तरह से 12 महीने होते तो 12 सीन बनते, 6 महीने तो 6 सिनेरियोज, 6 सीन बनाए, और फाइनली जब सारे सिनेरियोज बन गए तो क्या कह देंगे, ओके। ओके कहते ही देखिए आपको पूरे के पूरे सीन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऐसे। अब अगर आप कहते हैं हमें मार्च की सेल देखनी है, और अगर आप इसे यहाँ से क्लोज कर भी देते हैं, तो आपको अगर मार्च की सेल देखनी है तो कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस एरिया में रहना है, मतलब उस जगह पर रहना है जहां आपने सिनेरियो बनाया था, और बस सिनेरियोज में आइए यहाँ से, और मार्च की देखनी है तो सिलेक्ट कीजिए मार्च की सेल, और सिलेक्ट करके क्या कह दीजिए, शो। ये देखिए शो करते ही उसने यहाँ पर आपको सेल दिखा दी। अभी जून की दिखानी है, शो, जनवरी की दिखाइए, शो। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से आपने सिर्फ क्या किया है, मैंने इसीलिए छोटी छोटी वैल्यू लिखी थी ताकि हम कंफर्म कर सके कि हाँ देखिए सही दिखा रहा है। तो इतनी आसानी से एक ही रेंज में आपने 6 डिफरेंट टाइप का डेटा फीड करा, और खासियत ये कि जिसको देखना है वही देखिए, सबको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेटा फीड करने के बाद हमने अचानक ये रियलाइज किया कि इस सेल में डेटा गलत फीड हो गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिनेरियो बना तो दिए, बाद में चीज गलती पकड़ी, या चेंज ही करना है, गलती नहीं थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कहा गया कि 33 की जगह 3 कर दीजिए। तो अगर आपने कोई सिनेरियो ऑलरेडी बना लिया है और अब आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो का नाम यहीं से सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के यहाँ बाद एडिट ऑप्शन में आइए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जिस सेल में चेंज करना है उसका एड्रेस क्या है, तो B209 इसका एड्रेस है, तो ऐसे सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ आप ओके करिए, कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर आइए जहां आपको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए हटाना है, कुछ नया लिखना है, जो भी चेंज करना, करने के बाद ओके करिए, और फिर से यहाँ से अगर शो करते हैं तो देखिए ये शो करने पर अपडेट हो गया। तो इस तरह से एक ही शीट में, एक ही रेंज में 6 अलग अलग मंथ्स की वैल्यूज आपने डाली, लेकिन आपको फायदा ये मिला सिनेरियो की मदद से कि आपको जब भी उनमें जिस मंथ का डेटा देखना हो उसी मंथ का डेटा आप देख सकते हैं। तो इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि शीट्स हमारी ज्यादा हौच पौच नहीं होती। ठीक है, बस क्या है कि अब ये याद रखना पड़ रहा है हर समय कि सिनेरियो का डेटा कहाँ है, क्योंकि देखिए हम तो 205 वाली सेल में हैं, मतलब इतना नीचे बढ़ चुके हैं, ऊपर बहुत कुछ छोड़ के आए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिनेरियो का डाटा कहाँ है, A205 में। तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपको सिनेरियो के डेटा में बार बार जाना होता है, बार बार आपसे कह दिया जाता है कि दिखाइए, क्योंकि मान लीजिए आप इस शीट में कहीं और हैं उसी शीट में पर कहीं और हैं, और तब आप कहते हैं कि सिनेरियो मैनेजर पे आओ और जरा जून की सेल दिखाओ,
तो वो दिखा तो रहा है मतलब, लेकिन वो सामने नहीं आएगी तब तक जब तक कि उस जगह पर आप ना हो। ऐसे ही हो सकता है कि आप किसी और शीट में हो, किसी भी और शीट में हो, और आप यहाँ सिनेरियो मैनेजर में आए और आप कहें कि सिनेरियो दिखाइए, तो वहां सिनेरियो ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस शीट में सिनेरियो बने ही नहीं है। शीट टू शीट सिनेरियो का ऑप्शन वेरी करता है। तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि आपको उस शीट में भी होना है जिस शीट में सिनेरियो है, और दूसरी चीज उस जगह पर हो जहां सिनेरियो बने हैं। तो अब ये कैसे संभव है कि हर समय हम ये याद रख सकें कि हमें इस जगह पर होना है? तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि यहाँ तो फिर भी चलिए याद रख लेंगे, क्योंकि इतनी शीट्स में किसी एक ही जगह सिनेरियो बने, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा याद रखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ अपने डेटा को सिलेक्ट करें और इस रेंज को जो भी नाम देना चाहे, हमने सिनेरियो नाम दिया है, आपकी मर्जी आप क्या देना चाहते हैं, सिनेरियोज लिख दिया और कर दिया। अब आप इस शीट में कहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले सिनेरियो वाले डेटा पे आना पड़ेगा, सिनेरियोज, और अब आप कहिए सिनेरियो मैनेजर, और जरा फेब की सेल शो करिए। ठीक है, तो इससे भी ये फायदा मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या मिलेगा कि किसी दूसरी शीट में है पर आपको जाना है वहां, तो सबसे पहले सिनेरियोज, ये देखिए आ गए यहाँ, फिर व्हाट इफ एनालिसिस, मैनेजर, और जिसकी सेल देखनी है शो, और शो करते ही सेल आपको दिखने लग जाएगी, वो सिनेरियो आपको सामने दिखा देगा। तो इस तरीके से सिनेरियोज ऑप्शन का यूज करके एक शीट की एक ही रेंज में मल्टीपल डेटा की वैल्यूज को स्टोर करके सिनेरियो वाइज आप उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ट्राई आप करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बताइए। अब सिनेरियोज तो आपने बना लिया, आपने रेंज को नाम भी दे दिया, आप इजीली अप्रोच भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन कहीं अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है ये तो आप अलग अलग दिखा रहे हैं, मान लीजिए कंपनी में ऑडिट करने आ गया, सीए आया ऑडिट करने के लिए, और उसने कहा कि ये तो अलग अलग मंथ की सेल आप हमें दिखा रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन हमें जो है अब आप सबकी अलग अलग भी दिखाइए, ऐसे नहीं देखना हमको, दिखाइए जरा जनवरी फरवरी सब इकट्ठा भी दिखे हमें, मतलब एक साथ सारी वैल्यूज भी देखना चाहते हैं। तो क्योंकि जब यहाँ फीड ही नहीं करी एक साथ तो कैसे दिखाई देंगी? पर फिर भी अगर आपको देखना है तो अपने सिनेरियो वाली रेंज को सिलेक्ट कर लें, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे आए, और यहां से कुछ ना सिलेक्ट करें, सीधे कहते हैं समरी। कुछ ना सिलेक्ट मतलब जहां सिलेक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्टेड कोई भी चीज हो, बस यहां से क्या कहना है आपको, समरी। जैसे ही आप समरी ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपको पूछेगा कि आपको किस तरीके की रिपोर्ट चाहिए, सिनेरियो समरी चाहिए या सिनेरियो के बेसिस पे भी पाइवट टेबल चाहिए। हमने कहा नहीं, हमें सिनेरियो समरी ही चाहिए। और अब वो पूछ रहा है कि सिनेरियो समरी कहाँ चाहिए, करंट शीट में चाहिए तो वो एक सेल सिलेक्ट करके बताइए कि यहाँ चाहिए, और किसी दूसरी शीट में जाइए तो दूसरी शीट में जाइए और उसमें कोई एक सेल सेलेक्ट करके बताइए कि यहाँ चाहिए। तो ये आपकी जरूरत हो सकती है। तो हमने कहा नहीं, हमें करंट शीट में चाहिए और करंट शीट में हमें यहीं पर चाहिए सिनेरियो समरी। तो हमने उस सेल को सिलेक्ट किया। देखिए अपने आप ही वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर वो रेफरेंस खुद ही दिखा दे रहा है कि आप किस शीट में देखना चाहते हैं, शीट 1 में, और शीट 1 में किस जगह पर देखना चाहते हैं, यहाँ। बस इतना करके सिर्फ आपको क्या करना है, ओके। और ओके करते ही अपने आप एक ब्लैंक न्यू शीट खुलेगी, एक नई शीट खुलेगी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें नीचे टैब पर, तो देखिए इस शीट का नाम ही सिनेरियो समरी है। ये शीट अपने आप खुलेगी नई, और इसका नाम बाय डिफॉल्ट होगा सिनेरियो समरी। और यहां पर देखिए आपको सब कुछ दिख रहा है। करंट वैल्यूज 4, मतलब अभी इस समय अगर आप देखें तो हमारे सिनेरियो में कौन सी वैल्यू शो हो रही है, 4 वाली, यानी अप्रैल की सेल। तो बता रहा है करंट वैल्यू क्या दिखा रहा है शीट में, ये है। जनवरी की सेल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की सेल ये है। और सिनेरियोज को आप इजीली यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी समरी उसने आपको शो कर दी, जबकि आपने ये डेटा अलग से बनाया ही नहीं था। लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है ये बटन्स दिखाई देते हैं। माइनस का मतलब है कंप्रेस करिए, ये देखिए अब केवल आपको यहाँ पे चेंजिंग सेल और रिजल्ट सेल का ना वो कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसे कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और प्लस करते जाएंगे तो यही एक्सपैंड होते चले जाएंगे इस तरह से। तो आपको जो है यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ देखिए कमेंट भी लिख के दिखा रहा है पूरा कि सेल ऑफ जनवरी, फेब्रुवरी सेल, जो जो हमने लिखा था वही वही दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से आप किसी शीट में सिनेरियोज बना सकते हैं। खाली सिनेरियो से ही काम करना है, कुछ और आगे करना ही नहीं है। तो इतना ही काम करके जब जब चाहें तो सिनेरियो की रेंज को
फिर वहां पहुंच करके आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी रेंज है उसमें आप स्पेसिफिक सिनेरियो का नाम डिफाइन करके शो बटन पर क्लिक करेंगे और वो सिनेरियो आपको दिखने लगेगा। या फिर अगर आप चाहें तो उस जितने भी सिनेरियोज आपने बनाए उनकी समरी एक सेपरेट शीट में भी आप देख सकते हैं और बाकायदा एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जैसे आपको सिनेरियो समरी की शीट दिख रही है। कलर प्रिंटर होगा तो एग्जैक्टली ऐसी ही शीट आपको यहाँ पर प्रिंट आउट भी मिलेगा। तो ये हमारा सिनेरियोज का ऑप्शन था। गोल सीक और सिनेरियो है तो डेटा टेबल भी, पर ये सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए जो है इस ऑप्शन को नहीं बताएंगे क्योंकि ये अननेसेसरीली हमारे सेशन को लेंदी भी कर रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें तो देखिए एक्सेल में आपने कितने सारे फंक्शंस यूज किए और एक्सेल में आपने कितने सारे तरीके से फॉर्मूला यूज किए वो आपको पता चले। कुछ ऐसे ऑप्शन यूज किए जो शायद अभी तक आपने इमेजिन ही नहीं किए थे, लेकिन इसी तरीके के और न जाने कितने ऐसे ऑप्शन हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है आपके, जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बात करें वैलिडेशन है, फिर कंसोलिडेशन है, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, सब टोटल, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि एक्सेल में हम बार बार कहते हैं कि जब इंटरव्यू की बात आती है, कभी अगर आप ऐसे जगह पर इंटरव्यू फेस कर रहे हैं जहां एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात होगी, तो एच लुकअप, वी लुकअप, गोल सीक, सिनेरियो, वैलिडेशन, कंसोलिडेशन, सब टोटल, इस तरीके की चीजें ही आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछी जाती हैं। तो खैर हमने तो कोशिश की है कि आपको सिलेबस से ज्यादा ही ऑप्शंस हम बताएं और इतने सारे फंक्शंस वगैरह इसीलिए आपको बताएं। हालांकि इसमें अभी और भी बहुत सी चीजें और इस तरीके की चीजें करने के लिए नाइटेक भी अलग से एक एडवांस एक्सेल का पैकेज कराता है, जिसमें कि एडवांस एक्सेल के लिए मतलब उसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं, सब चीजें बताई जाती हैं और ये माना जाता है कि एडवांस एक्सेल के पैकेज की जो एलिजिबिलिटी है वो वही है कि बच्चा बेसिक करा हुआ हो, एक्सेल बेसिक्स उसको पता हो। तो जो बेसिक एक्सेल में मतलब अच्छे से जानता है, नॉलेज रखता है, वो एडवांस एक्सेल का पैकेज कर सकता है और उसमें इसको ये सारी चीजें मिलेंगी, सारे ऑप्शंस उसको वहां पर मिलते हैं। खैर ये हो गई बात हमारी गोल सीक और सिनेरियो की। अब हम यहाँ डेटा टैब से हट जाते हैं और हम आते हैं रिव्यू टैब में। देखिए रिव्यू टैब में वैसे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिनकी की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि भाई एक्सेल में हम डेटा थोड़ी लिखते हैं कि पैराग्राफ बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, यहाँ तो बहुत सिंपल सिंपल डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कभी भी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये टूल तो यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये एमएस ऑफिस का एक बना बनाया टूल है, तो ये आपको वर्ड में मिल रहा था तो एक्सेल में भी मिल रहा है और यही चीज आपको पावर पॉइंट में भी मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर TEH लिखा, तो देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी है, वो उसे भी द में कन्वर्ट कर रहा है। TAST लिखा तो वो उसे भी दैट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है जैसे वर्ड में होता है। एक्सेल में भी यदि आप चाहते थे कि एक ऑटो करेक्ट आपकी पसंद से, मतलब आप कस्टमाइज कर लें, ऐसा बन जाए, जैसे हमने कहा कि हमें बार बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, तो पूरा नाम हम बार बार लिख रहे होते हैं, नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी ऐसा, तो हम चाहते हैं एक शॉर्टकट बन जाए और उसको लिखते ही, चाहे हम अब्रिविएशन लिखें या जो भी, और उसे लिखते ही हमारे पास पूरा नाम आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर भी आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलता है। ऑटो कंप्लीट का मतलब तो ये है कि जो इससे ऊपर पहले लिख चुके हैं वो चीज आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हर्ष, तो अगर हम यहाँ एच लिखते हैं तो हर्ष रिपीट होगा, ये तो है ऑटो कंप्लीट। लेकिन ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है कि किसी शब्द की, मतलब कुछ ऐसे एक सेंटेंस तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, उसकी एंट्री अगर करनी है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के उसको पूरा लिखवा सकते हैं। आपको वर्ड में याद होगा, हमने बताया भी था। तो वही ऑटो करेक्ट अगर यहाँ भी आपको बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए, तो कैसे बनाएंगे? किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना है ऑफिस लोगो पे, जो 2010 से पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे उन्हें वहां फाइल ऑप्शन दिखाई देगा, तो फाइल ऑप्शन दिख रहा हो तो वहां क्लिक करें, ऑफिस का बटन दिख रहा है तो वहां क्लिक करें। लास्ट में एक्सेल ऑप्शंस दिख रहा है, यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद आपको करना है ऑटो करेक्ट का यूज, तो उसके लिए जाना होगा प्रूफिंग टैब में। प्रूफिंग टैब में आएंगे तो सामने ही ऑटो करेक्ट के ऑप्शन की कमांड दिखाई दे रही होगी, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने पर आपको बताना है कि क्या लिखें और किससे बदलें। तो लिखें, मान लीजिए हमने कहा हम लिखना चाहते हैं एन, बस एन, और ये किससे बदल जाए? ये बदल जाए नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी एंट्री करनी है वो एंट्री कर लेंगे और एंट्री करने के बाद में यहाँ पर कहेंगे ऐड। आपको याद ही होगा एंट्री ऐड करनी पड़ती है, बस ये ध्यान रखना है कि एंट्री किससे बनाइए? एन से। ओके करिए, ओके करिए, और अब जहां भी आप एन लिख करके एंटर कर देंगे, देखिए अपने आप ही वो नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में बदल जाएगा।
जहां भी एन लिख करके स्पेस दे देंगे तो भी वो नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में बदल जाएगा। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का आप यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये है, तो आपको इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, तो स्पेलिंग आप जब चेक करेंगे तो ये एरर दिखा रहा है। देखिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट, मतलब वो कह रहा है कि शुरू से हम चेक करें। तो हमने कहा चलो अच्छा शुरू से चेक करो, तो उसे सबसे पहले इसी में गलती मिल रही है। तो गलती मिल रही है तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन है कि आप ऐसा लिखना चाहते हो, आप ऐसा लिखना चाहते हो, उसके हिसाब से गलती है, लेकिन हमारे लिए ठीक है तो हम कह देंगे इग्नोर ऑल। फिर ऐसे ही कह रहा है स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर एंटायर शीट, और कहीं उसे कोई गलती नहीं मिली। तो इसका मतलब उसने इस वर्ड को भी गलत नहीं माना जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, जहां भी लिखा था, हमें नहीं याद है। तो कोई ऐसा वर्ड होगा जिसे गलती मानेगा तो वही चेक करके बताएगा कि गलत है, और नीचे अलग से सजेशन भी दे रहा होगा। रिसर्च में वही आप यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपको चाहिए किसी वर्ड का आपको वो रखना है, मतलब कि सिनोनिम चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा था हैप्पी, आपको इसका सिनोनिम चाहिए, तो चाहे रिसर्च पे क्लिक करें या थिसॉरस पे क्लिक करें, एक ही बात है। क्लिक करते ही राइट हैंड साइड पे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा थिसॉरस का, और आपको यहाँ पर उसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे। और देखा जाए तो लास्ट में एंटोनियम भी मिल रहा है, ये 2 एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं। अभी आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है। तो हमने कहा हमको ये लेना है, सिलेक्ट करिए। सॉरी, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर से लेते हैं, इसे एक बार क्लोज कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके थिसॉरस पे आए, और यहाँ पर हमें वर्ड लेना है फॉर्चुनेट। तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इसके किनारे जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करें, और क्लिक करके कहेंगे इंसर्ट। तो देखिए हैप्पी वर्ड हट गया और उसकी जगह में फॉर्चुनेट आ गया। तो एक्सेल में हालांकि जरूरत नहीं है इन चीजों की, क्योंकि ये यूज ही नहीं होते, ऐसा काम ही नहीं करते आप, लेकिन फिर भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ट्रांसलेट का वही है कि हिंदी में कुछ लिखा और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हम भाई यहाँ पर हिंदी में हमने मान लीजिए लिख दिया विद्यालय लिखा, अब इसे हम हिंदी में लिखना चाहते थे, तो इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट ऑप्शन पे आएंगे, वो पूछेगा किसको, विद्यालय को। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, किस भाषा से किस भाषा में, इंग्लिश से हिंदी में। और नीचे देखिए लिखा हुआ दिख भी रहा है विद्यालय। बस इंसर्ट बटन पे क्लिक करिए, और क्लिक करते ही इंग्लिश का विद्यालय हट जाएगा, हिंदी का विद्यालय आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पर हैप्पी लिखें तो हैप्पी का यहाँ पर ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं, ये देखिए हैप्पी का क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये नहीं कि हैप्पी को वो हिंदी में हैप्पी लिख देगा, वो खुश लिखेगा। तो कभी अगर कोई एक आध शब्द ऐसा है जो आप लिखना चाहते हैं, एक्सेल में था इंग्लिश में और आपको इसे हिंदी में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा जो अगर आप लिखना ही नहीं है उसमें करना ही नहीं काम की बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े, और बाकी जो है अगर आपको चाहिए तो फिर आपको हिंदी फॉन्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उससे अगर आप काम करेंगे तो आसान रहेगा। तो खैर फिर भी कभी किसी एक वर्ड के मान लीजिए वंस इन अ वाइल या कभी एक जरूरत पड़ी गई वंस इन अ लाइफ टाइम, तो आप ट्रांसलेशन के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। कमेंट कैसे इंसर्ट करना है मैं बता चुकी हूँ, राइट क्लिक करके और नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं, और सारे अगर कमेंट एक साथ देखने हैं तो शो ऑल कमेंट का यूज आप कर सकते हैं। यदि आपको अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो पूरी वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप पासवर्ड से प्रोटेक्शन लगाते हैं और पूरी फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है। और प्रोटेक्शन होने पर फिर उसके बाद क्या है, आप कोई काम नहीं कर सकते, खोल ही नहीं सकते। तो कभी भी अगर पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि भाई ये पूरी शीट फाइल जो है पूरा की पूरी मतलब प्रोटेक्ट हो जाए पासवर्ड से। क्यों, क्योंकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट डेटा बनाया है, इतनी सारी शीट्स बना रखी है, सब में आपने काम किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि जो शीट आप जो वर्कबुक आपने बनाई है ये सेफ जगह पर रहे, ताकि कोई भी मतलब जो है इसको खोलना चाहे तो खोल ना सके। तो उसके लिए आप अपनी पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से कह सकते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज। लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं। पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करने का जो तरीका हमने आपको वर्ड में बताया, वैसे यहाँ आइए, प्रिपेयर में आइए, और यहाँ से कहिए एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। जब आप एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर वो पूछेगा आप क्या पासवर्ड देना चाहते हैं। जो भी पासवर्ड आप देंगे एक बार दोबारा एंटर करना पड़ेगा। और अब ये वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है।
अगर हम इस वर्कबुक को क्लोज कर दें और दोबारा हम इसी फाइल को खोलते हैं, तो यह आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप सही पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप उस वर्कबुक को नहीं खोल सकते। तो ये तो वर्कबुक को खोलने का ऑप्शन है। पूरी वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो गई, जिसमें कि किसी फाइल को ही नहीं खोल सकते। शीट खोलने की बात तो बहुत बाद में आएगी। अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे आएंगे, पासवर्ड जो भी आपको देना है वो देंगे, और नीचे जितने भी चेक बॉक्सेस दिए हैं सभी को आप टिक कर देंगे। सारे ऑप्शंस को आपको टिक करना है और आप यहां से कहेंगे ओके। एक बार फिर से वही पासवर्ड देंगे सेम, और आपने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर जब हम कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए वो क्या बता रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड। जिस सेल में या चार्ट में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड है, एंड देयरफॉर रीड ओनली। और इसका मतलब ये शीट आपके लिए रीड ओनली बन चुकी है, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि देखने को तो कोई भी देखे लेकिन चेंज ना कर सके हमारे डेटा में, तो उसके लिए आप अपनी शीट्स को रीड ओनली शीट्स में बदल सकते हैं। ऐसे ही प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का यूज करके आप उसे रीड ओनली शीट बना सकते हैं। तो देखा तो जाएगा लेकिन कोई काम नहीं किया जा सकता, वो भी किसमें, सिर्फ इस शीट में जिसमें अभी हम हैं। किसी और शीट में जाकर के हम काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, तब ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते। यहाँ आप कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस शीट को आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ आपको कुछ भी लिखना है तब आपको वो एरर देगा। शीट को अगर प्रोटेक्ट कर चुके हैं तो आपको शीट को अगर कभी भी अनप्रोटेक्ट करना हो, भाई आपको ही काम करना है इसमें आगे, तो आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पर अनप्रोटेक्ट शीट पर आप आए, इस पर क्लिक करेंगे, वो फिर पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड आपने दिया है वो दे दीजिए, सही होगा तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ कुछ भी काम करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपको वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना है, तो वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करने के लिए वहीं आइए, वहीं ऑप्शंस में जाइए, फिर से आप यहाँ पर जो है और क्या कहना है आपको, यहाँ से प्रिपेयर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में, और जो पासवर्ड दिया गया है उसको डिलीट करिए और ओके कर दीजिए। तो अब ये पासवर्ड से इसका प्रोटेक्शन हट चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये आपको जो है यहाँ पर इतनी चीजें हमने बताई, और कुछ आपको यहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट टैब है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब में देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नॉर्मल व्यू आप देखते हैं जिसमें कि आप काम कर रहे हैं वो दिखाई देता है। एक पेज लेआउट व्यू होता है जिसमें आप उसी शीट में रह करके वहीं पर हेडर या फुटर अगर शीट में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऐसा प्रीव्यू होता है जहां पर वो आपकी शीट को पेज ब्रेक्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अभी नॉर्मल व्यू में तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपको इसमें कौन सा डेटा कितने पेज में आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं पता चल सकता शीट में जब आप है। लेकिन आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में होते हैं तो यहाँ पर पेज के ब्रेक ये नीले रंग की लाइन से दिखने लगते हैं। ये देखिए ब्लू कलर की जो ये ब्रोकन लाइन है, ये पेज का ब्रेक है, जो दिखा रहा है कि भाई आप जो भी डेटा प्रिंट करेंगे, देखिए बैकग्राउंड में पेज का नंबर भी आ रहा है कि इतना डेटा तो पेज 1 में आएगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा पेज, और अगला डेटा जो है वो पेज 6 में आएगा। ये देखिए, तो इसका मतलब पेज 2, 3, 4, 5 कहाँ है। तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये पेज 2 दिखा रहा है, पेज 3 दिखा रहा है, पेज 4 दिखा रहा है, पेज 5 दिखा रहा है, और पेज 5 के बाद जो डेटा प्रिंट होने वाला है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा ऐसे। तो आपके लिए सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि भाई आप पेज 1 के बाद पेज 6 थोड़ी ना चाहते थे इसको, आप तो चाहते थे भाई ये पूरा का पूरा पेज 1 में ही निकले। तो अगर ऐसा करना है तो आप पेज लेआउट व्यू में जब पेज ब्रेक प्रीव्यू में होते हैं तो सबसे अच्छी तरीका यहीं से है कि आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्या करना है भाई, ग्रेड तक का जितना भी डेटा है वो एक ही पेज में आना है। तो पेज ब्रेक को पॉइंटर यहाँ रखिए, ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ग्रेड तक इसको ड्रैग कर दीजिए बस। अब ये देखिए पेज ब्रेक बन गया। अगर हम एक बार अंडू कर लेते हैं, अगर हम अभी प्रीव्यू देखते हैं, अपनी प्रिंटिंग का प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स तक तो एक ही शीट में है, और फिर इसके बाद का डेटा अगले पेज पर चला गया। ये देखिए परसेंटेज रिजल्ट ग्रेड, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ग्रेड तक एक ही पेज में आए,
तो पॉइंटर को यहाँ रखिए ऐसे, इसको ड्रैग करिए ऐसे, और अब आप इसका प्रीव्यू देखिए। तो ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रेड तक पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकल करके आ जाएगा। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि पेज ब्रेक्स के ऑर्डर क्या हैं और किस तरह से पेजेस को आप प्रिंट करा सकते हैं। 1 में ये आएगा, 2 में ये आएगा। अब मान लीजिए आपने कहा कि 2 में ये सब आ रहा है, 2 में हम यहाँ तक चाहते थे, तो पेज ब्रेक को यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए। ये पेज 2 में पूरा का पूरा ये डेटा है। पेज 3 में क्या चाहते हैं, पेज 3 में ये चाहते हैं। ऐसे जो है आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में रहते हुए ही देख सकते हैं कि पेज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है और कौन सा डेटा किस पेज में आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन मिलता है, जिसमें आपकी सारी की सारी टैब्स रिबन चले जाते हैं, ग्रुप्स चले जाते हैं। केवल और केवल आप एक शीट और उसके कंटेंट्स को देख रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप मैक्सिमम स्पेस देखना चाहते हैं, डेटा एक बार में देखना चाहते हैं, तो आप पेज ब्रेक फुल स्क्रीन व्यू से देख सकते हैं। जब भी फुल स्क्रीन व्यू से बाहर आना हो, एस्केप की दबा दीजिए और आप फुल स्क्रीन व्यू से बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या क्या देखना है, फॉर्मूला बार देखनी है, हेडिंग देखनी है, ग्रिड लाइन देखनी है, जो मैं बता ही चुकी हूँ। क्या नहीं देखना है उसके लिए जूम करने के बारे में बता चुकी हूँ आपको कि जूम करना है तो जूम इन है, कितना % जूम करना है वो कर सकते हैं। जूम आउट है और वो देख सकते हैं। और जूम टू सिलेक्शन का मतलब है कि जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया है उतना ही हिस्सा आपका जूम होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक ग्रुप मिलता है, विंडो ग्रुप, जिसमें कोई ऑप्शन इतना काम का आपका नहीं है। आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है इसमें, फ्रीज पेन्स। फ्रीज का मतलब सबको पता है, फ्रीज का मतलब होता है जमा दो, है ना। अब क्या है कि आप जब भी अपने डेटा को पढ़ते हैं, अब ये डेटा ही है मान लीजिए हमारा जो है, इसको हम थोड़ा सा देखने में ठीक कर लें थोड़ा। ये सारे कॉलम जो है इनकी चौड़ाई एक जैसी रखनी है, तो इन सब कॉलम को सिलेक्ट किया, होम में आए, सेल यहाँ पर आए, फॉर्मेट सेल्स में, विड्थ में आ गए और इसकी विड्थ हमने 20 दे दी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। टेन दे दी और इन तीनों की हमने दे दी मान लीजिए 12। तो ये हो गया मैंने। अब ये डेटा पूरा हमारा आ रहा है, पेज ब्रेक को भी मुझे निकाल दें ये। अब जब हम स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ते हैं ऐसे देखिए, तो अब ये ध्यान है किसी को कि ये कौन से सब्जेक्ट के नंबर है। वैसे तो हमने नंबर ही डाल रखा है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। सपोज यहाँ हमने लिखा होता हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर, ये तो 5 ही सब्जेक्ट है। फिर भी जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ध्यान है कि हिंदी का है कि इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का है। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, फिर ये मैथ्स है कि फिजिक्स है। तो जो हेडिंग होती है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि जैसे हम डेटा में नीचे मूव करते हैं और स्क्रीन से ज्यादा का डेटा होता है तो मूव करते ही हमारी हेडिंग गायब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो ये ध्यान नहीं रखता है कि कौन से हेडिंग के नीचे कौन सा डेटा है। अब इधर ये देखना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के नंबर है, तो इसके लिए फिर स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। अच्छा, फिजिक्स के हैं, फिर नीचे आएंगे क्योंकि पढ़ते पढ़ते नीचे जाना ही पड़ेगा। फिर ध्यान नहीं रहा, यहाँ तक पहुंचे तो ये ध्यान नहीं रहा इसका किसका, अच्छा ये केमिस्ट कंप्यूटर का डेटा है। तो इस तरीके से आप जब भी शीट में मूव करते हैं तो आप देखते हैं मूव करते ही आपकी जो हेडिंग वाली रो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि स्क्रॉल करने पर डेटा ऊपर जाएगा ही। पर आप नहीं चाहते थे, आपकी शीट की पहली रो थी जिसको कि आप फिक्स कर देना चाहते थे। आप चाहते थे हम कितना भी मूव हो ये वाली रो, जो हमारी ये वाली रो है, ये फिक्स रहे। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ पहली रो में रहिए, हालांकि तो ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बस व्यू में आइए और यहाँ देखिए ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज पेन्स, यानी उस सेक्शन को फ्रीज कर दीजिए, जमा दीजिए। क्लिक करें और देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज टॉप रो, बस आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहली रो फ्रीज हो गई। अब देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे हम कितना भी स्क्रॉल कर लें लेकिन आपको बाकी के डेटा में आप मूव कर रहे हैं लेकिन टॉप रो अपनी जगह पर फिक्स हो गई है सॉरी, वो चेंज नहीं हो रही। तो अब अगर आप बिल्कुल लास्ट रो पे भी हैं तो भी आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई देखिए
अगर हम सपोज यहाँ पे ललित वाली पे भी है तो हमें पता है ललित के ये हिंदी के नंबर है, इंग्लिश के, मैथ्स के, फिजिक्स, कंप्यूटर के। तो इस तरह से केवल टॉप रो को अगर आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं फ्रीज करना है, अनफ्रीज करने के लिए भी आप अनफ्रीज पेन्स के ऑप्शन पे आएंगे तो फ्रीज जो आपने पेन की है वो अनफ्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर हम चाहते थे कि हमें ये बीच का डेटा देखना ही नहीं है, केवल रोल नंबर और ग्रेड देखनी है, पर प्रॉब्लम ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रोल नंबर पीछे चला जाएगा, कॉलम पीछे चला जाता है, घुस जाता है अंदर जाके, देखिए। तो अब स्क्रॉलिंग तो हमें करनी है क्योंकि हमें वो जरूरी थोड़ी सारे डेटा वो देखने हो, पर हम ये चाहते थे कि जो हमारा कॉलम वाला डेटा है, मतलब ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, वो पीछे ना जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रीज पे, और क्या कहेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब क्या है, आगे बढ़ने पर पहला कॉलम नहीं जाएगा और वो आपको सामने ऐसे दिखता रहेगा, वो फ्रीज हो गया। तो ये आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब हमने कहा कि ये तो चलिए ठीक है पहली रो, लेकिन मान लीजिए हो सकता है ये डेटा पहली रो में था ही नहीं शीट की, ये तो बाई चांस है कि यहाँ पहली रो में काम हो रहा है, हो सकता है ये डेटा कहीं नीचे किया होता। दूसरी बात, हम चाहते थे कि रोल नंबर के साथ नाम भी फिक्स हो जाए। इधर तो ये चीज हमें दोनों कॉलम दिखे, इधर ऊपर वाली रो हमें दिखे, यानी हम अपनी मर्जी से पेन्स को फ्रीज करना चाहते हैं। तो हम इस कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं और ऊपर वाली रो को फ्रीज करना चाहते हैं। तो इनके और इनके इंटरसेक्शन पर रहेंगे, यानी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर की रो फ्रीज हो रहे हैं और इससे पहले के कॉलम को फ्रीज कर रहे हैं। और बस इतना करके कह दीजिए फ्रीज पेन्स, और अब इनमें से किसी ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको क्या कहना है, फ्रीज पेन्स। अब ये देखिए पेन फ्रीज हो गई। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए नाम और रोल नंबर अपनी जगह पे जमे हुए दिख रहे हैं, है ना, नाम और रोल नंबर कहीं नहीं जा रहे। इसी तरीके से अगर आप नीचे बढ़ते हैं तो देखिए अब सब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहे, सब्जेक्ट अपनी जगह पर। तो ये फ्रीज पेन्स का ऑप्शन था जो आपने यूज किया है। इतना ही करते हैं आज। एक दिन की क्लास बस हमारी और बची है जिसमें हम आपको प्रिंटिंग, पेज सेटअप से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे और एक्सेल हमारा खत्म हो जाएगा। एक्सेल के खत्म होने के बाद हम एक दिन और लेंगे जिसमें हम आपको वो चीजें बताएंगे जो कैल्सी से कंपैरेटिव बताना है आपको कि कंपैरिजन में, और फिर आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको हम एंड कर देंगे। तो ये सारी चीजें प्लीज आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में बताइएगा। हाँ, कल के बारे में अभी आपको बता दें, कल मैं क्लास नहीं लूंगी आपकी। कल एक्चुअली हमारे यहाँ वो पूजा है, आप सबके घर में भी होती होगी वो बरगद वाली, तो कल पूजा है सुबह के समय, तो इसलिए कल सुबह हम क्लास नहीं लेंगे। परसों आपकी क्लास हम लेंगे, कल आप लोग रेस्ट कीजिए। इनफैक्ट कल के इस टाइम पर आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए सारे ऑप्शंस को, और प्रॉब्लम होगी तो मुझे आगे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे, टेक केयर एवरीवन।